नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हम बात कर रहे थे संविधान के बारे में, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बात कर रहे थे, किस तरह से हमारा भारतीय संविधान बना था। हमने जो पिछले लेक्चर में बात किया था किस तरह से 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें कौन कौन से प्रावधान थे, कौन कौन से सुधार किए थे, और ये भी बताया था कौन मतलब क्या ऐसी जरूरत थी जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। और ये भारत में पहली बार ऐसा हुआ था जो लिखित संविधान की एक अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। इसके पहले हमारे पास कोई ऐसा लिखित कानून नहीं था। अब देखिए, जब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो हमने उस मतलब पिछले लेक्चर में बताया है किस तरह उसको कई पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे 1773 से 1858 कंपनी का रूल चलता है, फिर 1858 से 1947 तक ब्रिटिश क्राउन का रूल चलता है, मतलब जहां पे ब्रिटेन की राजा डायरेक्ट इंटरफेयर करती है, कहां पे, इंडियन टेरिटरी में, मतलब यह भारतीय क्षेत्र में, तो किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाती है। तो हम ये बात कर रहे थे भारतीय संविधान का जो हमारा जो विकास हुआ है वो किस तरह से अंग्रेजों के द्वारा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो मतलब कुछ प्रावधान हैं वो किस तरह से अंग्रेजों के द्वारा कुछ बनाया गया था। उसके बाद 1947 में किस तरह से हमारा संविधान बना था, और ये भी बात कर रहे थे कि हम किस तरह से जो भारतीय संविधान जो हमारा है आज अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया कानून कुछ है। जैसे उन्होंने बात किया था कि 1935 में भारत शासन अधिनियम जो है उसके लगभग 200 आर्टिकल, 1946 में जब भारतीय संविधान सभा का निर्माण हुआ था भारतीय संविधान को बनाने के लिए, तो उसमें लगभग 200 आर्टिकल को उसमें इनबिल्ड किया गया था, या फिर मतलब उसको सेम टू सेम जिस तरह से 1935 में जो कानून था सेम टू सेम उसमें 1946 में जो कानून बन रहा था भारत का, जो भारतीय संविधान सभा के द्वारा बनाया जा रहा था, उसको उसमें एक प्रकार से कॉपी पेस्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो हम अभी जो बात कर रहे हैं 1773 से 1947 के बीच में किस तरह से भारतीय संविधान का विकास हुआ, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में ये भी बात किया था किस तरह से पहला लिखित कानून 1773 में, जिसे हम रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं, अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। तो 1773 में जो कानून लाया गया, हमने बताया था कि किस तरह से जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, और जो ये अपना मुंबई वाला प्रेसिडेंसी और ये वाला जो मद्रास वाला प्रेसिडेंसी वो बंगाल के अंडर ले आ दिया जाता है। मतलब यहाँ का इन दोनों का जो गवर्नर होगा वो गवर्नर जनरल के अंडर में रहेगा, किसके, बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर में। तो ये सब चीजें हमने एक बैकग्राउंड बनाया था। तो आज हम जो बात करेंगे 1781 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट या फिर अमेंडमेंट एक्ट 1781 में आया था उसको हम बात करेंगे। अब देखिए 1773 में क्या हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसमें बहुत सी खामियां थी जिसे हम दूर करने के लिए 1781 में कानून लाते हैं। अब देखिए कौन कौन सी ऐसी खामियां थी। अब देखिए यहाँ पे जो 1781 में, एक्चुअली में 1781 की जब बात करें तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में एक बिल आता है जिसे हम जैसे अमेंडमेंट एक्ट, मतलब अमेंडमेंट एक्ट या फिर उसमें बिल था। देखिए बिल और एक्ट में अंतर होता है। जो बिल होता है एक्चुअली में जब बिल एक प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है, जब बिल को पारित कर दिया जाता है पार्लियामेंट के बाद, तब वो एक्ट बनता है। अब 1781 में ब्रिटेन की पार्लियामेंट में ये आता है बिल कि हमें एक्ट ऑफ सेटलमेंट, मतलब जो 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें जितनी भी खामियां थी उसको हम दूर करेंगे। अब इसमें 1781 में अगर ध्यान देंगे तो इसमें जो गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के बीच में टसल की बात करते हैं। अब देखिए 1774 में जब 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो उसमें एक प्रावधान हमने आपको बताया था कि 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, उस समय कहाँ पे, कलकत्ता में। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जब स्थापना होती है तो प्रोविंशियल कोर्ट भी बनती है, उसमें प्रोविंशियल कोर्ट रहते हैं, जो जैसे मतलब मद्रास की अलग हो गई और क्या कहते हैं मुंबई की एक अलग हुई। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1774 में, कलकत्ता में हुई थी। मतलब कलकत्ता के जितने भी लोग थे उनको न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। और ये भी बताया गया था कि अगर मुंबई प्रेसिडेंसी का कोई भी मुकदमा या फिर मद्रास का कोई मुकदमा अगर चाहे सुप्रीम कोर्ट में अगर याचिका फाइल करना चाहता है दोनों की सहमति में, तो यहाँ पे सुनवाई कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है ना, तो इसमें क्या होता है कि गवर्नर जनरल वर्सेस सुप्रीम कोर्ट हो जाती है। अब क्या होता है, कोई भी ऐसा मान लीजिए कि अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा मोटिव जो था वो था कि यहाँ के रेवेन्यू को जनरेट करना, मतलब
भारत के क्षेत्र में जो रॉ मटेरियल है उसको ब्रिटेन में लेके जाना और ब्रिटेन से उसको पका हुआ माल लेके आना यहाँ पे, कहाँ पे, अंग्रेज मतलब अपने इंडिया में डंप करना। जैसे जो कपड़ा का उद्योग था उस समय, पहले हम लोग हाथ से बनाया करते थे जो कपड़ा था। जब अंग्रेज आए, यहाँ से जो कपास था मतलब जो रुई था उसको लेके जाते थे ब्रिटेन में और वहां से हमें बना बनाया कपड़ा लेके आते थे, जिससे जो मतलब इंडिया की जितनी भी जो इंडस्ट्रीज थी, जो क्योंकि हम लोग हाथ से बनाते तो वो ध्वस्त हो गई। अब इनका मेन काम था कि इंडिया की जितनी भी रॉ मटेरियल है उसको लेके जाना ब्रिटेन में और वहां से डंप करना, फिर कहाँ, एशियन कंट्री में। ठीक है। अब यहाँ पे जो गवर्नर जनरल की जब स्थापना, मतलब गवर्नर जनरल जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर देता है, तो इसका देखिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जब होती है तो इसमें मेन ये होता है कि देखिए न्याय दिलाना है। किसको न्याय दिलाना है? भारतीयों को न्याय दिलाना है। तो उसी के हिसाब से कानून मतलब बना था। अब क्या होता है कि जो गवर्नर जनरल है या फिर उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जो 4 मेंबर की है, तो उसमें क्या होता है, और उसके जितने भी अधिकारी हैं, अब देखिए वो जब भी काम करते थे कुछ न कुछ ऐसा काम कर देते थे जिससे जो मतलब भारत के जो लोग हैं उनको कुछ मतलब प्रॉब्लम्स होती। अब जो प्रॉब्लम होती तो वो कहाँ जाते थे? प्रोविंशियल कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में। तो वहां पे जब याचिका फाइल होती थी तो जाके मतलब गवर्नर जनरल जो डिसीजन लेता था या फिर उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल या फिर जितने भी उसके मतलब अधिकारी, ये कोई भी अगर मान लीजिए डिसीजन लेते हैं तो क्या होता है कि मान लीजिए कि खिलाफ जाता है किसके? भारत के जो नागरिक है, तो कोर्ट क्या होती है, उन्हीं के खिलाफ हो जाती थी। चलिए ठीक है, मतलब आपने ऐसा क्यों मतलब इससे कानून बनाया कि मतलब इनको प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे गवर्नर जनरल का देखिए मेन उद्देश्य था क्या? यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करना, यहाँ पे यहाँ के लोगों को न्याय दिलाने का मेन मतलब मकसद नहीं था कि मतलब कि हम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करेंगे, यहाँ के लोग को अपने हो जाएंगे, हम उस तरह से न्याय मतलब यहाँ पे शासन करेंगे जिस तरह से ब्रिटेन की गवर्नमेंट ब्रिटेन के लोगों पे करती है। ऐसा तो इनका कोई विचार था नहीं। तब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या फिर प्रोविंशियल कोर्ट की जब स्थापना हो जाती है तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सुप्रीम कोर्ट में जाते थे तो खिलाफ किसके हो जाता था मतलब मैटर, यहाँ के गवर्नर जनरल मान लीजिए कोई आदेश पारित हुआ कि मान लीजिए यहाँ पे अकाल पड़ा है, हमको टैक्स चाहिए किसी भी हालत, चाहे अकाल पड़े चाहे सूखा पड़े कुछ भी हो जाए। तो अब मान लीजिए कि यहाँ के लोग कहाँ गए? सुप्रीम कोर्ट में कि हमसे मतलब यहाँ पे अकाल पड़ गया फिर भी हमें मतलब हमसे यहाँ पे लगान वसूला जा रहा है। तो यहाँ पे अब क्या है कि जो गवर्नर जनरल है उसको तो केवल पैसा लेना है, चाहे शोषण करके ले चाहे जैसा ले, मतलब यहाँ के लोगों का कुल मिला के शोषण करना था, यहाँ के जितने भी रॉ मटेरियल को लेके जाना था। अब यहाँ पे ऐसा तो था नहीं कि कानून बना दिए कि यहाँ के लोगों को हम मतलब न्याय दिलाएंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब जब अमेंडमेंट एक्ट आता है, पिट्स इंडिया एक्ट, इसमें क्या होता है गवर्नर जनरल को क्या होता है जो सुप्रीम कोर्ट है उसके न्यायिक अधिकार से मतलब न्यायिक क्षेत्र से बाहर कर दिया जाता है। मतलब गवर्नर जनरल कोई भी आदेश पारित करेगा वो सर्वमान्य होगा, उसमें सुप्रीम कोर्ट या फिर प्रोविंशियल कोर्ट कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी। यहाँ भी मतलब मजेदार की बात देखिए, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है और उसके बाद ये कहा जाता है कि ठीक है यहाँ के जितने भी लोग हैं उनको क्या करना है कि मतलब न्याय दिलाना है, लेकिन यहाँ पे न्याय नहीं दिलाया जाता है। क्यों? अब यहाँ पे टसल होने लगता है सुप्रीम कोर्ट वर्सेस गवर्नर जनरल। तो क्या होता है कि जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट होती है वहां पे एक बिल पारित करती है, कब? 1781 में। अब यहाँ पे क्यों पारित होता है कि गवर्नर जनरल की पावर को बढ़ाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट या फिर प्रोविंशियल कोर्ट की पावर को घटाया जाता है। मेन उद्देश्य ये था। भले ये कहें कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में उसकी कमियों को दूर करने के लिए मतलब 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसकी कमियों को दूर करने के लिए 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था। इसका मेन उद्देश्य क्या था कि गवर्नर जनरल की पावर को बढ़ाना और सुप्रीम कोर्ट की पावर को कम करना। ठीक है, तो ये सुधार हुआ था, मतलब उनके हिसाब से अच्छा हुआ था। भाई अब यहाँ पे क्या करेगी गवर्नर जनरल जो मन करेगा वो करेगा। यहाँ पे मतलब जो न्यायपालिका है वो उस मुकदमे को नहीं लड़ पाएगा उतने अच्छे तरीके से जो गवर्नर जनरल कोई भी मतलब कानून बनाता है, फिर उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल कोई कानून बनाती है, या फिर मान लीजिए देखिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल 4 मेंबर की थी जिसमें मतलब गवर्नर जनरल भी शामिल था, तो उसी हिसाब से कानून बनाते थे। मान लीजिए कोई अधिकारी कोई मतलब नियम कानून लाता है अपने हिसाब से, तो जैसे अधिकारी मान लीजिए डीएम जो कलेक्टर रहते थे उस समय के, तो क्या होता था कि वो भी मतलब उनके न्यायिक अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है गवर्नर जनरल की पावर को बढ़ा दिया जाता है। मतलब कोई भी ऐसा कानून जो गवर्नर जनरल फिर उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल लाएगी या फिर उसके जो सर्वेंट रहेंगे जो भी अधिकारी कोई भी मतलब ऐसा नियम कानून बनाएंगे तो मतलब उनके न्यायिक क्षेत्र से बाहर रहेगा, सुप्रीम कोर्ट या प्रोविंशियल कोर्ट। ठीक है, अब इसमें क्या है न्यायिक क्षेत्र से बाहर किसको निकाला जाता है? जो गवर्नर जनरल कोई भी आदेश पारित करेगा उसको मतलब सुप्रीम कोर्ट चैलेंज नहीं कर सकती, मतलब न्यायिक अधिकार क्षेत्र से ही बाहर कर दिया गया है। सर्वेंट मतलब कि उनके जितने भी अधिकारी हैं उनको भी मतलब
उनके न्यायिक मतलब क्षेत्र से बाहर कर दिया जाता है कि आप उनको डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकते, कुछ नहीं। मतलब न्यायपालिका जो है अपना काम करेगी, मतलब छोटे मोटे झगड़े हैं जो मतलब आपस में है वो सुलझाएगी। ऐसा कोई मतलब न्याय मतलब ऐसा कोई मतलब क्या कहते हैं न्याय नहीं दे सकते जिसमें कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट हैं अगर मान लीजिए प्रताड़ित कर रहे हैं या फिर कोई ऐसा नियम कानून बना दिए हैं जो यहाँ के लोगों के खिलाफ है, फिर भी मतलब यहाँ पे मतलब सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकती है। ठीक है। अब कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, मतलब अगर रेवेन्यू से अगर कोई भी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अगर कोई डीएम या फिर कुछ मतलब ऐसा कोई नियम कानून बना देता है या फिर कुछ ऐसा करता है ताकि मतलब वहां से जो अपना रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा हो किस तरह से कलेक्ट कर रहा है उससे नहीं मतलब है, चाहे वो प्रताड़ित करके कलेक्ट कर रहा है, फिर चाहे सूखा बाढ़ कुछ भी आ जाए उससे कोई मतलब नहीं, हमें रेवेन्यू जनरेट करना है। तो इसके बीच में इंटरफेयर कौन नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट या प्रोविंशियल कोर्ट कुछ भी इंटरफेयर नहीं करेगी। किस तरह से ले रही है मतलब वो लगान वसूल कर रहे हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करेगी। अब देखिए इसमें क्या है कि मतलब ईस्ट इंडिया की मतलब गवर्नर जनरल से लेके जितने भी अधिकारी पदाधिकारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है कुछ भी डिसीजन लेंगे उसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगी। ठीक है। पर्सनल अब यहाँ पे ये तो हो गया मतलब कि इसके न्यायिक अधिकार क्षेत्र से ही बाहर कर दिया गया सब चीजें। और यहाँ पे मजेदार की बात ये बता दें आपको कि जो मतलब सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज हैं या फिर उसके प्रोविंशियल कोर्ट के जितने जज हैं उन सब का कुछ भी मतलब उसमें जो स्ट्रक्चर में बदलाव करना है, बदलाव कौन करेगा, गवर्नर जनरल, उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल बदलाव करेगी, उसमें जो भी मतलब परिवर्तन करने हैं मतलब सब चीज तो गवर्नर जनरल के हाथ में आ गया है। मतलब जो मन करे वो कर सकता है यहाँ पे, मतलब उसके मतलब न्यायपालिका में घुस गया है, उसका जो भी मतलब परिवर्तन करना चाहते कर सकता है। और ये भी कर दिया प्रोविंशियल कोर्ट में अगर कोई भी ऐसा आदेश पारित होता है जो मतलब मान लीजिए प्रोविंशियल कोर्ट में कोई आदेश पारित होता है तो प्रोविंशियल कोर्ट से मतलब जो पक्ष विपक्ष है अगर वो संतुष्ट नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट में जाते थे। इसमें अगर गवर्नर जनरल को लग रहा है कि ये जो है हमारे खिलाफ आ रहा है तो उसको क्या करेगा, अपने पास बुलाएगा कि मतलब जो इसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो न्याय दिलाएगी, मतलब वो अपने हिसाब से डिसीजन लेगी उसको क्या करना है, ना कि जाके सुप्रीम कोर्ट में जाना है कि नहीं। ये आपने क्या है कि प्रोविंशियल कोर्ट का जो भी मतलब न्यायालय की जो भी मतलब उन्होंने जो न्याय दिया है या फिर हमें जो मतलब प्रकार से घोषणा किया है कि नहीं ये सही ये गलत है, वो मतलब डिसीजन नहीं ले पाएगा कौन, प्रोविंशियल कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट। अब डिसीजन कौन लेगा, गवर्नर जनरल उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। प्रोविंशियल कोर्ट को कोई भी आदेश आएगा तो क्या करेगा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास आएगा, किसके, गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास। अब वो न्याय करेगी कि हमें क्या लेना है डिसीजन। ठीक है। मतलब कि गवर्नर जनरल में यहाँ पे सर्वे सर्वा हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या करना है क्या नहीं, मतलब सब चीज अपने हाथ में हो गया है। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और मतलब दिलचस्प वाली बात है कि पर्सनल लॉ लाया जाता है। पर्सनल लॉ इसमें क्या था कि अब हिंदुओं को, जितने भी हिंदू लोग थे उनको न्याय दिलाने के लिए हिंदू जो उस समय के लॉ थे, मतलब हिंदुओं के लिए हिंदू जो लॉ थे उसके हिसाब से उनको कानून मतलब न्याय दिया जाएगा। और जो मुस्लिम लोग थे, मुस्लिम लॉ जो शरिया कानून था उसके हिसाब से उनको मतलब न्याय दिया जाएगा, ना कि जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट के द्वारा जो कानून बना था ब्रिटेन में उसके हिसाब से दिया जाएगा। मतलब ये पर्सनल लॉ मतलब लाया गया था। ये मतलब प्रकार से समझ सकते हैं कि थोड़ा सा पॉजिटिव था किसके लिए, इंडियन टेरिटरी में जो इंडियंस लोग थे। मतलब पर्सनल लॉ में इसमें क्या था कि हिंदू लोगों को हिंदू लॉज के हिसाब से उनको न्याय दिया जाएगा और जो मुस्लिम लोग थे उनको मुस्लिम जो शरिया कानून था उसके हिसाब से मतलब उनको न्याय दिया जाएगा उस समय जो मतलब कानून बना था। अब यहाँ पे एक चीज बता, जो सुप्रीम कोर्ट है कलकत्ता में रहने वाले लोगों की न्याय दिलाएगी। यहाँ पे एक चीज बात कर रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी इसमें ये कहा गया था कि कलकत्ता के जितने भी टेरिटरी के लोग हैं, मतलब कलकत्ता मतलब जो बंगाल के जो लोग हैं उनको न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। और इसमें प्रोविंशियल कोर्ट की भी स्थापना की गई थी यहाँ। और ये कहा गया था अगर मान ली प्रोविंशियल कोर्ट के मतलब मुंबई में अगर प्रोविंशियल कोर्ट का कोई मामला है जो मतलब लग रहा है कि मतलब यहाँ का जो आदेश मतलब आया है उसमें संतुष्ट नहीं है, तो इनकी सहमति से यहाँ पे हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, याचिका फाइल कर सकते हैं कि हमें मतलब यहाँ पे जो आपने न्याय दिया था हम यहाँ पे लड़ सकते हैं। मतलब जैसे आज की बात करें कि हाई कोर्ट में कोई आदेश आया, अगर हमें लगता है कि हमारे खिलाफ है या फिर हमें मतलब लग रहा है कि हम संतुष्ट नहीं है तो हम जाते हैं कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट फाइनल मतलब डिसीजन देती है। तो यहाँ पे ये भी था कि प्रोविंशियल कोर्ट अगर कोई डिसीजन नहीं मानने है या फिर लग रहा है कि सही नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकती थी। कब, दोनों लोग सहमति से कहाँ पे जा सकते थे, कलकत्ता में, उस समय की जो सुप्रीम कोर्ट थी। ठीक है। तो ये मोटा मोटा था प्रोविंशियल कोर्ट के आदेश को गवर्नर जनरल के पास मतलब गवर्नर जनरल फिर उसकी काउंसिल के पास भेज दिया जाता था। यही है जो मैंने बताया मोटा मोटा। अब देखिए इसका मतलब सार यही है
कि गवर्नर जनरल की पावर को बढ़ा दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट या फिर प्रोविंशियल कोर्ट की पावर को घटा दिया जाता है और एक पर्सनल लॉ लाया जाता है जिसमें हिंदूज लॉ जो थे, मतलब हिंदुओं के लिए, हिंदू की जो समय लॉ थे चल रहे थे, जो मुस्लिम लोग थे, मुस्लिम के मतलब लॉ के हिसाब से उनको न्याय दिया जाएगा। ये मतलब मोटा मोटा इसमें किया गया था। इसका मेन उद्देश्य क्या था कि गवर्नर जनरल की पावर को बढ़ाना। ठीक है, तो ये कब आया था? 1781 में। अब देखिए एक मतलब मैं बता दे रहा हूँ, जो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था, वो क्या था कि 1764 के बाद मतलब 1757 में प्लासी की युद्ध लॉर्ड क्लाइव लड़ा, फिर 1764 में फिर लॉर्ड क्लाइव लड़ता है, लेकिन 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स जो था, ये क्या था? गवर्नर जनरल था। कहाँ का? मतलब बंगाल का गवर्नर था, तो उसको गवर्नर जनरल बनाया जाता है। तो इसमें क्या है कि 1773 से 1784 के बीच में एक बार मतलब 1-2 साल के लिए नहीं था, उस समय दूसरा गवर्नर जनरल आया था, लेकिन 1773 से लेकर 1784 के बीच में ये क्या था? गवर्नर जनरल था। कहाँ का? बंगाल का, या फिर बंगाल मतलब यहाँ मुंबई और मद्रास, और कहाँ का? बंगाल का, तो गवर्नर जनरल था। तो ये क्या है कि मतलब एक प्रकार से अगर देखा जाए गवर्नर जनरलों में, तो सबसे ज्यादा मतलब सादे दिमाग का था, मतलब बहुत ज्यादा योग्य था किसके हिसाब से? ईस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से। तो 1700, अब देखिए 1781 में इसकी गवर्नर जनरल के पावर को बढ़ा दिया जाता है, लेकिन 1700 मतलब 84 में जब पीट्स इंडिया एक्ट आता है, उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पीट्स, तो उन्होंने क्या किया कि गवर्नर जनरल की पावर को थोड़ा सा कम करने के लिए इसमें पीट्स इंडिया एक्ट लाते हैं। तो वहां भी क्या होता है कि जो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था, ये क्या करता है कि इस्तीफा देके चला जाता है। ठीक है, अब देखिए लॉर्ड वारेन हेस्टिंग मतलब बहुत ही योग्य था। अब ये समझिए कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग स्टार्टिंग में का मतलब एक प्रकार से क्लर्क की नौकरी से शुरू किया था इसने अपना जीवन। उसके बाद धीरे धीरे कासिम बाजार का अध्यक्ष बनता है, फिर धीरे धीरे ये समझ लीजिए मतलब गवर्नर बनता है, फिर गवर्नर जनरल बन जाता है। तो इसको लगता है कि जब मतलब जब 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट आता है, जिसमें क्या होता है कि जो गवर्नर की जो पावर है थोड़ा सा कम की जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसको मतलब लगता है कि अब मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को अब कोई चला नहीं सकता, क्योंकि अगर गवर्नर जनरल को पावर मतलब रिड्यूस किया जाएगा तो आप इंडिया की जितनी भी टेरिटरी है उसको आप मतलब एक प्रकार से कैप्चर नहीं कर सकते, उतना ज्यादा दबदबा नहीं बना सकते हैं। तो वहां क्या करता है? इस्तीफा देके चला जाता है। ठीक है, तो अब हम जो बात करेंगे 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट की बात करेंगे, किस तरह से पीट्स इंडिया एक्ट आता है, उसमें कौन कौन से प्रावधान थे। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये समझ में आया होगा एक्ट ऑफ सेटलमेंट या फिर अमेंडमेंट एक्ट 1781 में जो आया था, किस तरह से आया था, इसके क्या क्या प्रावधान थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।